सामाजिक रचनावाद, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, तो सबसे पहले हम लोग जो है इसका अर्थ पढ़ेंगे कि इसका क्या अर्थ होता है, फिर इसके समर्थक, इसमें कुछ किताबें भी हैं, वो भी आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, किताबें भी आती हैं मिलाने के लिए। फिर इसके बाद जो है इसकी क्या क्या विशेषता है या इसका सिद्धांत कह सकते हैं। फिर सामाजिक जो रचनावाद है उस सामाजिक रचनावाद की आलोचना क्या की जाती है, और फिर इसका मूल्यांकन क्या है, मतलब इसका क्या महत्व है। देखिए, सामाजिक रचनावाद जो है, जो हम लोग नव उदारवाद पढ़े थे, नव यथार्थवाद पढ़े थे, उसको चुनौती देने वाला सिद्धांत है। ये कहीं ना कहीं जो है नव यथार्थवाद में हम लोग पढ़ते थे कि पूरे विश्व की जो संरचना है अराजकतावादी है। नव उदारवाद में पढ़ते थे कि राज्य ही मुख्य कर्ता के रूप में है। इन सब चीजों को यह स्वीकार नहीं करता है। एक तरह से शीत युद्ध के बाद यह जो सिद्धांत आया मुख्यतः नेपोलियन के विचार से प्रभावित था, हीगल के विचार से प्रभावित था, या इसी प्रकार से कह सकते हैं कि प्रोटागोरस के विचार से प्रभावित था। भाई, नेपोलियन बोनापार्ट क्या कहता था? विचार दुनिया पर राज्य करते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट कहता था कि विचार दुनिया पर राज करते हैं। विचार दुनिया पर राज करते हैं, तो इस चीज को यह स्वीकार करता है। ये मानता है कि विचार राज्यों के आचरण को भी परिभाषित करता है। विचार राज्यों के क्रियाकलापों को प्रभावित करता है और विचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो स्वरूप है उसमें हम बदलाव ला सकते हैं। भाई, ऐसे समझिए कि जैसे प्रोटागोरस कहता था मानव सभी वस्तुओं का मापदंड है। मानव सभी वस्तुओं का मापदंड है। तो मानव सभी वस्तुओं का मापदंड क्यों है? क्योंकि मानव अपने तर्क क्षमता से, अपने विचार से चीजों को स्वीकार करता है या अस्वीकार करता है। भाई, अलेक्जेंडर जो पोप था, तो पोप भी कहता था मानव जाति का उचित अध्ययन मानव ही है। मानव जाति का उचित अध्ययन मानव जाति ही है। हीगल भी आप लोग पढ़ते थे, रियल इज रेशनल एंड रेशनल इज रियल। जो वास्तविकता है वही विवेकशील है, जो विवेकशील है वही वास्तविकता है। तो हीगल भी विचारों को मानता था। मार्क्स भी एक जगह लिखा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में कि मानव ही मानव जाति का मूल है।
मानव ही मानव जाति का मूल है। और आप लोग भारतीय विचारकों में देखिए, एम.एन. राय साहब ने भी लिखा कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जो लोग मुक्त हैं वही लोग दासता की बेड़ियों को तोड़कर स्वतंत्रता का द्वार खोल सकते हैं। तो ये जो मैंने अभी आपको बताया, ये सब, चाहे नेपोलियन बोनापार्ट हुआ, चाहे प्रोटागोरस हुआ, चाहे पोप हुआ, चाहे एम.एन. राय साहब हुए, तो ये सब लोग एक तरह से कह सकते हैं विचारों पर बल दे रहे हैं। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एक विचारक है एन ओनफ, एन ओनफ, इसको हिंदी में लिखते हैं ओनफ, ओनफ्र, ओनफ्र लिखते हैं। इसने किताब लिखा था ए वर्ड ऑफ आवर मेकिंग, ए वर्ड ऑफ आवर मेकिंग। इसी किताब में इसने जो है इस शब्द का प्रयोग किया, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म शब्द का प्रयोग किया। कभी पूछे कि किस विचारक ने सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, सामाजिक रचनावाद शब्द का प्रयोग किया, तो ओनफ, इसी ने जो है सामाजिक रचनावाद शब्द का प्रयोग किया। आप हिंदी में ही लिखिए, सामाजिक रचनावाद शब्द का प्रयोग किया। एक प्रकार से कह सकते हैं। अब इसका पहले अर्थ लिखिए आप लोग, फिर मैं समर्थक लिखवा देता हूं। शीत युद्ध के बाद इस उपागम का जन्म हुआ, शीत युद्ध के बाद इस उपागम का जन्म हुआ। यह उपागम नव उदारवाद तथा नव यथार्थवाद, नव उदारवाद तथा नव यथार्थवाद सिद्धांतों को चुनौती दिया और इसने विचार तथा तर्क को आधार बनाकर, विचार तथा तर्क को आधार बनाकर राज्य के आचरण को परिभाषित किया और माना कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध आबलिक राजनीति, और माना कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध आबलिक राजनीति विचारों से प्रभावित हो सकती है। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय वास्तविकता, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय वास्तविकता ज्ञान और बुद्धि, ज्ञान और बुद्धि का मतलब ज्ञानात्मक और बौद्धिक, ज्ञान और बुद्धि के द्वारा रचित है। यह सिद्धांत नेपोलियन बोनापार्ट, प्रोटागोरस, हीगल की मान्यताओं को स्वीकार करता है।
की मान्यताओं को स्वीकार करता है। और स्वीकार करता है कि मानवतावादी संरचना के भीतर, मानवतावादी संरचना के भीतर अंतर्राष्ट्रीय संबंध को, मानवतावादी संरचना के भीतर अंतर्राष्ट्रीय संबंध को विश्लेषित किया जा सकता है, विश्लेषित किया जा सकता है। ठीक है, अब इसके जो समर्थक हैं वो थोड़ा सा आप लोगों को लिखना पड़ेगा। इसके समर्थक में जो है फियरके की एक किताब भी है, कंस्ट्रक्टिविज्म। इसके समर्थक हैं जैक्सन व सोरेनसन। इसी प्रकार से जो है इमैनुअल एडलर, माइकल बार्नेट, और वो तो है ही है जो अभी आपको बताया हूं, ओनफ, ONUF। ये इसके समर्थक ध्यान रखना है। और किताबों का नाम जो है, मैं अभी आपको एक दो किताब का नाम बताया था, तो ज्यादा तो नहीं, लेकिन एक दो किताबों का नाम इसका ध्यान रखना है। फियरके का ध्यान रखना है, ओनफ का किताब का ध्यान रखना है, और जो है एक किताब उसकी भी है, लिख देता हूं मैं, एक और समर्थक है माइकल बर्नेट, इसकी किताब है, माइकल बर्नेट की किताब है सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, ठीक है। अब इसका सिद्धांत, क्या क्या है? देखिए, आप देख रहे हैं कि ये विवेक को, चेतना को, तर्क को महत्व देता है, बौद्धिकता को महत्व देता है। इसका मतलब यह सामाजिक सिद्धांत के रूप में है, क्योंकि व्यापक रूप में इसका सरोकार इस बात से है कि संरचना और उसके अंगों के बीच संबंध का जो है मानकीकरण करता है। इसका मतलब यह हुआ कि विज्ञान के क्षेत्र से यह आगे निकलता है, चेतना को महत्व देता है, संरचनावादी जो है मानव की चेतना से सरोकार रखते हैं, विचारों को संरचनात्मक कारक मानते हैं,
नंबर 1 लिखिए, यह उपागम सामाजिक सिद्धांत के रूप में है, सामाजिक सिद्धांत के रूप में है और मानव की चेतना शक्ति, मानव की चेतना शक्ति से सरोकार रखता है, मानव की चेतना शक्ति से सरोकार रखता है। दूसरा बात समझिए, दूसरा चीज जैसे मैं बताया कि यह एक तरह से कंसेप्चुअल जो चीजें हैं, जो मानकीकरण है उस पर बल दे रहा है। तो मानकीकरण का मतलब यह है कि मानता है कि ज्ञान जो है, ज्ञान भी शक्ति है और ज्ञान के माध्यम से ही जो है सामाजिक यथार्थ की रचना हम कर सकते हैं, उसकी व्याख्या कर सकते हैं। नंबर 2, ज्ञान शक्ति के रूप में है, ज्ञान शक्ति के रूप में है और इसके द्वारा सामाजिक यथार्थ की रचना, इसके द्वारा सामाजिक यथार्थ की रचना, सामाजिक यथार्थ की रचना तथा उसकी व्याख्या कर सकते हैं। और तीसरा बात समझिए, अभी मैं बताया कि ये लोग विचार पर प्रकाश डालते हैं। जो वस्तुनिष्ठ यथार्थ है, जो ऑब्जेक्टिव चीजें हैं, उसकी जगह जो है सब्जेक्टिव चीजों पर बल देते हैं, आत्मपरक चीजों पर बल देते हैं। आत्मनिष्ठ चीजों पर बल देते हैं। जैसे दो चीजें होती हैं ना, एक तो होता है ऑब्जेक्टिव, एक होता है सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब वस्तुनिष्ठ और सब्जेक्टिव मतलब विषयनिष्ठ, विषयनिष्ठ या आत्मनिष्ठ। तो ये जो वस्तुनिष्ठ है, वस्तु को ध्यान में रखता है और वस्तु को ध्यान में रखने का मतलब तथ्यात्मक है। और विषयनिष्ठ का मतलब हुआ विषय को ध्यान रखना। तो ये तथ्यात्मक है तो एक ही रहेगा। हम यदि पंखा को पंखा कहते हैं तो आप भी पंखा ही कहेंगे, पंखा को घड़ी नहीं कह देंगे। और विषयनिष्ठ का मतलब जैसे स्वतंत्रता है, समानता है, तो इसके अर्थ बदलते रहते हैं, समय परिस्थिति के अनुसार इसका अर्थ बदलता है, विचारों के अनुसार इसका अर्थ बदलता है। तो इसका अर्थ समान होता है, इसका अर्थ समान होता है और यह अर्थ बदलता रहता है परिस्थिति के अनुसार, अर्थ बदलता रहता है। तो जो तीसरा पहलू है, जो अगली विशेषता है, वो यही चीज है कि ये लोग जो है, जो वस्तुनिष्ठता है, यथार्थता है, इसी को तो यथार्थता कहेंगे, यथार्थता या यथार्थ, यथा धनर्थ, जो जैसा है उस स्वरूप में जानना। तो वस्तुनिष्ठ यथार्थ से आगे जाकर ये लोग जो है आत्मनिष्ठ चीजों को स्वीकार करते हैं और ये मानते हैं कि परिस्थितियों के अनुसार चीजें बदल सकती हैं।
तर्क से हम लोग विचार करें तो चीजों में बदलाव ला सकते हैं। आज विश्व में शांति नहीं है, इसका मतलब कि हमेशा अशांति ही रहेगा। यदि हम लोग इस पर विचार करें, देश जो है अपनी विवेकशीलता से, मानव चेतना से सोचे तो विश्व में शांति का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। नंबर 3, अगला, यह उपागम वस्तुनिष्ठ यथार्थ की जगह विषयनिष्ठ पहलुओं को स्वीकार करता है। विषयनिष्ठ पहलुओं को स्वीकार करता है और मानता है कि परिस्थिति के अनुसार शांति का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है। परिस्थिति के अनुसार शांति का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है। अर्थात विचार तथा चिंतन से विश्व में शांति का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। अब जा देखिए, संरचनावादी जो है उन तरीकों पर भी प्रकाश डालते हैं जिससे जो हमारे संबंध हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जो संबंध हैं, उन संबंधों में स्थिरता आ सके। और ये लोग जो राजनीतिक संस्थाएं हैं, जैसे राज्य की संप्रभुता है, तो मानते हैं कि राज्य की संप्रभुता के द्वारा इसकी रचना और अभिव्यक्ति की जा सकती है। तो राज्य की संप्रभुता को ये लोग स्वीकार करते हैं, क्योंकि भाई राज्य संप्रभु होगा तभी तो स्वतंत्र होकर विचार कर सकता है, इसलिए ये लोग राज्य की संप्रभुता को स्वीकार करते हैं। अगला पॉइंट, संरचनावादी उन तरीकों पर भी प्रकाश डालते हैं जिससे संबंध बनाए जा सकते हैं, जिससे संबंध बनाए जा सकते हैं, जिससे संबंध बनाए जा सकते हैं। इसके लिए सामाजिक संस्थाओं जैसे राज्य की संप्रभुता के द्वारा शांति रचना को स्वीकार करते हैं। इसका मतलब एक चीज ध्यान रखिए कि रचनावादी जो हैं उनका ध्यान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के स्तर पर जो भी मौजूद संस्थाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानून है, कूटनीति है, संप्रभुता है, इन बातों को भी स्वीकार करते हैं। अर्थात उसी में जोड़ लीजिए, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के स्तर पर मौजूद संस्थाओं पर अंतर्राष्ट्रीय कानून, राजनय, कूटनीति, राजनय, संप्रभुता आदि को अहमियत देते हैं।
आदि को अहमियत देते हैं या स्वीकार करते हैं। देखिए एक चीज और भी है कि मैं बार बार कह रहा हूं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मानव की चेतना शक्ति की भूमिका एक विचारक है J.R. रुग्गी, इसकी किताब है कंस्ट्रक्टिंग द वर्ड पॉलिटी। कंस्ट्रक्टिंग द वर्ड पॉलिटी, एसेज ऑन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशनलिज्म, इसी किताब में इसने जो है 98 में किताब आई थी। इसी किताब में जो है इसने ये बात लिखा कि विश्व राजनीति में मानव की चेतना की भूमिका है। केवल भौतिक पदार्थ नहीं, जो हम लोग कहते हैं कि केवल आर्थिक संबंधी चीजों को रेगुलेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसने कहा कि मानव की चेतना शक्ति की भी भूमिका है। इसने कहा कि सहयोग और संघर्ष साथ साथ चलते हैं। राज्य अपने हितों के लिए लड़ते हैं और उसी के खातिर वे जो है शांति की खोज में भी लगे रहते हैं। एक पॉइंट और लिखिए, अगला पॉइंट सिद्धांत में नंबर 4, 5 जो भी होगा। विश्व राजनीति में मानव की चेतना शक्ति की भूमिका को स्वीकार किया जाता है। विश्व राजनीति में मानव की चेतना शक्ति की भूमिका को स्वीकार किया जाता है। और यह भी मानता है कि सहयोग तथा संघर्ष साथ साथ रहते हैं। यह भी मानता है कि सहयोग तथा संघर्ष साथ साथ रहते हैं। राज्य अपने हितों की खातिर लड़ते हैं। राज्य अपने हितों की खातिर लड़ते हैं और उसी के लिए शांति की खोज भी करते हैं। उसी के लिए शांति की खोज भी करते हैं। देखिए, लोग मानते हैं कि लोगों के विचार अलग अलग होते हैं, तो देशों का भी विचार अलग अलग होगा। और जो हमारा सांस्कृतिक ढांचा है, सांस्कृतिक ढांचे में परिवर्तन के साथ जो है विचारों के निहितार्थ जो पहलू हैं उसमें भी बदलाव आ जाता है। इसलिए लोग कहते हैं कि प्राकृतिक विज्ञान का जो नियम है, भौतिक विज्ञान का जो नियम है, वह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर लागू नहीं हो सकता है। जो केवल भौतिकता है, वह भौतिकता अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर लागू नहीं हो सकता है, बल्कि हम लोगों को जो है अभौतिक जो चीजें हैं, जो विचार है, उन सब चीजों के बारे में सोचना चाहिए। ये तो मैं आपको सिद्धांत बताया, ये ध्यान रखना है। और इसके बाद थोड़ा सा इसका मैं जो आलोचना भी 1-2 करवाता हूं, आलोचना की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी 1-2 आलोचना भी करवाता हूं।
पहला चीज तो यह है, यह विचार की बात करता है। विचार सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। इसका मतलब यह सिद्धांत भी जो है निश्चय और अनिश्चय के बीच ही है। यथार्थवादी तो है नहीं, आदर्शवादी हो जाता है। नंबर एक, पहली आलोचना। ऐसे 2-3 लिख दिया, लिखना है तो यह सिद्धांत निश्चय और अनिश्चय के बीच की स्थिति है। अर्थात यथार्थ स्वरूप में हम नहीं कह सकते कि, अर्थात यथार्थ स्वरूप में हम नहीं कह सकते कि, यथार्थ स्वरूप में हम नहीं कह सकते कि यथार्थ स्वरूप में हम नहीं कह सकते कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या हो सकता है। इस का देखिए, देश संप्रभु हैं, देश अपनी सुरक्षा के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। तो ऐसी दिशा में सिर्फ विचार से काम नहीं चलता है। विचार एक पहलू हो सकता है, वस्तुनिष्ठ पहलू भी माने रखता है। भाई भारत के पास परमाणु बम है तो हम सुरक्षित है ना। पाकिस्तान के पास परमाणु बम है तो उससे उसकी सुरक्षा हुई है ना। विश्व में अमेरिका की साख है तो उसके शस्त्रों से भी तो साख है, सिर्फ विचार से साख नहीं है। नंबर 2, राज्य संप्रभु हैं और अपनी सुरक्षा के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए निरंतर प्रयास करते हैं और सुरक्षा तथ्यात्मक पहलू है। अतः केवल विचार के आधार पर, केवल विचार के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की व्याख्या नहीं की जा सकती। देखिए, कुछ लोग ये भी मानते हैं कि यह जो सामाजिक रचनावाद है, आप लोगों के यहां है नहीं, एक होता है विवेक संगत उपागम, रैशनलिज्म, उसी का यह विस्तार है। तो कुछ विचारक ये भी कहते हैं कि यह उपागम कोई मौलिक उपागम नहीं है, बल्कि देखा जाए तो नव उदारवादी, नव यथार्थवादी से प्रेरणा लिया, उनकी कमियों को ढूंढा और विवेकवादियों के जो विचार थे उनको मिला दिया। नंबर 3, इस उपागम को कुछ विचारक नया उपागम नहीं स्वीकार करते, बल्कि मानते हैं कि विवेकवाद विवेकवाद में तर्कसंगत सुधार है। विवेकवाद में तर्कसंगत सुधार है। ठीक है,
अब इसका मूल्यांकन लिख दीजिए 4 लाइन। उपरोक्त समस्याओं के बावजूद भी यह उपागम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अवधारणात्मक / मानपरक पहलुओं को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। समाज वैज्ञानिक दृष्टिकोण को महत्व दिया। विचारों के महत्व को स्वीकार किया। विचारों के महत्व को स्वीकार किया और वैश्विक राजनीति के बारे में हमारी समझ को गहन करने का प्रयास किया। और परिस्थितियों के अनुसार इसमें बदलाव करने की मांग की। परिस्थितियों के अनुसार इसमें बदलाव करने की मांग की, जो आज भी प्रासंगिक है। ठीक है, थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।